हेलो बच्चा बाड़ी, कैसे हैं आप सब लोग? सब बढ़िया बच्चों। यहाँ पे कुछ लिखा है, दोज हु सीक शैल फाइंड। मतलब आप समझ गए होंगे कि अगर आप किसी चीज को कहते हैं ना, तहे दिल से चाहो या शिद्दत से ढूंढो तो आप उसे ढूंढ लोगे। ठीक है, तो अगर यू आर आफ्टर सम एम, सम ऑब्जेक्टिव, सम गोल और शिद्दत से उस गोल के पीछे हो तो जाहिर सी बात है कि वो जो गोल है वो आपके हाथ में आना ही है। ठीक है, ये है इसका मतलब। लेकिन अब मैं आपको ये क्यों बता रही हूँ, क्योंकि बेटा जब फिजिक्स पढ़ते हैं ना तो यार एक मिस्ट्री रिवील होती है, फिर दूसरी मिस्ट्री पे पहुंचते हैं, फिर वो रिवील होती है। सो वी आर सीकिंग 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 एंड वी आर फाइंडिंग फाइंडिंग फाइंडिंग, बट व्हाट इज अल्टीमेट वी येट डू नॉट नो। बचपन में हमने पढ़ा था कि यार एटम जो है वही फंडामेंटल पार्टिकल है, सब कुछ वही है। फिर पढ़ते हैं कि अच्छा इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन भी होता है और पता नहीं क्या 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 चीजें ऐड होती जाती है ना। बाय नाउ बेटा आप क्लास 12th के बच्चे हो, आपको ऑलरेडी पता है कि बचपन में बहुत सारे जो साइंस के मैटर और मतलब पार्टिकल्स के बारे में पढ़ा था। आगे होकर आप फील्ड के बारे में पढ़ते हो और आपको चीज़ों के कॉज, कारण पता चलने लगते हैं, पर कुछ कन्वेंशन साथ साथ में ब्रेक भी होना शुरू हो जाते हैं। आज का लेक्चर बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि जो अब तक आपने पढ़ा है ये लेक्चर बहुत बड़ा एक मिथ बस्टर होने वाला है। हाँ, अभी तक जो आपने कोई एक ऐसा कॉन्सेप्ट पढ़ा है जो एक्चुअली सही नहीं है, ठीक है, वो मैं आपको इस लेक्चर में बताऊंगी। तो क्या होगा वो देखते रहना, है ना। अभी आएगा जब पढ़ाऊंगी तब बताऊंगी। उसके पहले मैं फिर से बता दूं कि आप जो भी कोई नया स्टूडेंट है, कोई भी नया बच्चा जुड़ रहा है, तो आपको इजीली लर्न विद स्माइल ऐप प्ले स्टोर पे जाके डाउनलोड कर लेना है, मोबाइल नंबर डाल लेना है, नया अकाउंट क्रिएट कर लेना है और इसके बाद अगले विंडो पे जाके बेसिक इंफॉर्मेशन भरनी है और लोकेशन ऑन रखनी है। इंफॉर्मेशन बहुत ही जनरल है, कोई खुफिया जानकारी यहाँ नहीं ली जा रही। इसको ओटीपी के साथ वेरीफाई करेंगे, अगला पेज ऐसा आएगा, वहाँ ओटीपी डालेंगे, ठीक है, टेक्स्ट कोड के साथ वेरीफाई कर दिया। उसके बाद क्या होगा, उसके बाद आपके पास कोर्सेज हैं। जो कोर्स आप पढ़ना चाहते हैं उस कोर्स पे क्लिक करिए। फॉर एग्जाम्पल 11th 12th के सीबीएसई की प्रिपरेशन के लिए अगर आप 11th में प्रारंभ बैच, 12th में टॉपर साइंस के लिए और कॉमर्स के लिए आपके पास उदय शिखर है, तो आप उस कोर्स पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे बैचेस खुलेंगे, आप बैच पे क्लिक करेंगे, साइंस के बच्चे हैं तो साइंस को चेक करेंगे, नेक्स्ट पे जाएंगे। हाँ, लेकिन कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की प्रिपरेशन के लिए कोर्सेज हैं, CUET की प्रिपरेशन के लिए कोर्सेज हैं, तो आप ये किसी और को रेकमेंड कर सकते हैं अगर आपके काम की नहीं है। वैसे आप 12th में हो तो CUET की प्रिपरेशन आपकी साथ साथ में एक्चुअली हो रही है, ठीक है। उसके बाद आप जिस भी क्लास में, अगर आप 12th क्लास के बच्चे हैं तो 12th क्लास को चेक इन करिए, ठीक है, फिर जाइए नेक्स्ट पे। नेक्स्ट पे जाने के बाद आपके पास यहाँ पे एनुअल कोर्स फी स्ट्रक्चर दिख रहा है मेन पेज पे, लेकिन ये सब कुछ सिर्फ और सिर्फ जीरो है बेटा, सिर्फ और सिर्फ जीरो है। और ये जीरो तब हो जाएगा जब आप इस कोर्स को ऐड टू कार्ट करके फ्री इजीली कूपन कोड अप्लाई करोगे। तो फ्री इजीली कूपन कोड अप्लाई करते हुए ये सब कुछ छू मंतर हो जाएगा, ठीक है। ऐप क्यों जरूरी है? क्योंकि ऐप में डाउट सॉल्विंग फटाफट होगी, बहुत फास्ट होगी, ठीक है। इसके अलावा ऐप में एड्स नहीं आएंगे, डाउनलोडेबल मटेरियल होगा, डीपीपी आपको दिया जाएगा, लेक्चर के नोट्स प्रोवाइड किए जाएंगे, और क्या क्या होगा उसके लिए आप डाउनलोड कर लो एक्सप्लोर करने के लिए, ठीक है। अब हम आ चुके हैं अपनी जर्नी को लेकर अपने प्यारे सब्जेक्ट फिजिक्स के पास, ठीक है। और फिजिक्स में हमने ऑलरेडी एक चैप्टर शुरू कर दिया था, करंट इलेक्ट्रिसिटी, है ना। तो करंट इलेक्ट्रिसिटी में एक ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट होता है बेटा, ड्रिफ्ट वेलोसिटी, जिसका बेसिक कुछ मैंने आपको पहले बताया था, है ना। ये भैया ये अपना ब्रह्मास्त्र है, ब्रह्मास्त्र। मतलब इसके बारे में जब आप जानने की कोशिश करोगे तो बचपन के कुछ कॉन्सेप्ट आपके हिल जाएंगे। अभी कैसे हिलेंगे देखते हैं। एंड टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ रेजिस्टिविटी, ये भी हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो एक बार फटाफट अपन रिवाइज करते हैं, ठीक है, कि जो करंट इलेक्ट्रिसिटी अपना चैप्टर है, करंट इलेक्ट्रिसिटी का जो सबसे पहला लेक्चर था, लेक्चर 1, ठीक है, लेक्चर 1 में हमने क्या क्या कवर किया है। इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिक करंट, इन टर्म्स के बीच का जो डिफरेंस है वो अपन ने देखा था, ठीक है। फिर अपन ने ओम्स लॉ पढ़ा था। ओम्स लॉ के बाद हमने रेजिस्टेंस पढ़ा था।
रेजिस्टेंस के बाद हमने कौन से फैक्टर्स हैं जो रेजिस्टेंस को अफेक्ट करते हैं वो पढ़ा था। फिर अपन ने और भी नए टर्म्स देखे थे, रेजिस्टिविटी, कंडक्टेंस, कंडक्टिविटी, है ना, ये सारी चीजें बेटा अपन ने पढ़ी थी। ओम्स लॉ में एक और चीज थी, आप नॉर्मली V = IR लिख के सोचते हो ओम्स लॉ हो गया, पर मैंने आपको बताया था कि वेक्टर फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ भी जरूरी है। MCQ आ जाएंगे, है ना। और एक बहुत प्यारा सा छोटा सा निमोनिक जो था वो आपको बताया था, है ना। क्या था वो? ईद मनाते हैं, ईद, और ईद में क्या रखते हैं अपन? रोजे रखते हैं। सही बोल रही हूं? E = रो जे, और ये J क्या है? ये भी एक नई क्वांटिटी अपन ने देखी थी, करेंट डेंसिटी। करेंट डेंसिटी J = I/A। सबके स्टैंडर्ड यूनिट्स देखे थे और मैंने आपको एक टाइनी लिटिल होमवर्क दिया था, ठीक है, और कहा था कि सबकी डायमेंशन निकाल लेना। मैं आपके कमेंट्स का वेट करूंगी, ठीक है। या तो टेलीग्राम साइंस टेलीग्राम चैनल पे अपने आंसर्स पोस्ट कर सकते हो। अब ये जो चीजें आप पढ़ चुके हो, इसके आगे की जर्नी में क्या है, आगे हम क्या करने वाले हैं? आगे मेजरली बेटा अपन को पढ़ना है ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बारे में, ठीक है। किसके बारे में? ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बारे में। इससे रिलेटेड कुछ छोटी मोटी बेटा डेरिवेशंस हैं। सीबीएसई के बच्चों के लिए ये डेरिवेशंस बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि लगभग अगर आप पिछले 10 साल के क्वेश्चन पेपर्स उठा के देखोगे तो ये डेरिवेशंस बार बार किसी ना किसी तरीके से पूछी जाती हैं, ठीक है। अब ड्रिफ्ट क्या है समझते हैं। तो अब मैंने आपको कहा था कि ये लेक्चर बहुत बड़ा मिथ बस्टर होने वाला है ना। आपसे मैंने बोला था कि जो करंट होती है ना वो है रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। चार्ज के बहाव को, फ्लो को, है ना, समय के साथ चार्ज के फ्लो करने को अपन करंट कहते हैं। यहाँ पे सेल लगा दी, पॉजिटिव टर्मिनल, नेगेटिव टर्मिनल, सेल लगा दी, ठीक है। पूछा भैया करंट किधर से किधर को जाएगा, तो करंट इधर से इधर को जाएगा, ये भी पढ़ा है। अब ड्रिफ्ट वेलोसिटी पढ़ने के पहले एक टॉपिक पढ़ लो बेटा, डायरेक्शन ऑफ करंट। डायरेक्शन ऑफ करंट, ठीक है। और इसके बारे में भी हमने डिस्कशन करी है। चैप्टर 2 के एग्जाम्पलर जब हम सॉल्व कर रहे थे तो एग्जाम्पलर पार्ट 2 में क्वेश्चन आया था। क्वेश्चन कुछ 1-2 क्वेश्चन करंट इलेक्ट्रिसिटी से भी आए थे, तब मैंने आपको वहां पे थोड़ी बहुत चीजें समझाई भी थी। तो वहां पे डायरेक्शन ऑफ करंट को लेकर भी एक कॉन्सेप्ट था। मैंने आपको वहां पे 2 चीजें बताई थी कि एक होता है कन्वेंशनल करंट, एक होता है कन्वेंशनल करंट, ठीक है, और एक होता है इलेक्ट्रॉनिक करंट। एक होता है इलेक्ट्रॉनिक करंट। अब ये कन्वेंशनल करंट क्या है और इलेक्ट्रॉनिक करंट क्या है, ठीक है। कायदे से जब आप बैटरी लगाते हो तो ये बैटरी यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करती है। अच्छा, इस कंडक्टिंग वायर के अंदर क्या थे बेटा? इलेक्ट्रॉन, यानी कि नेगेटिव चार्ज। और ये जो इलेक्ट्रॉन यानी कि नेगेटिव चार्ज है, इन पे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स फील्ड के ऑपोजिट लगेगा, फील्ड के ऑपोजिट लगेगा। तो जो धक्का लगना चाहिए इलेक्ट्रॉन पे वो इस डायरेक्शन में लगना चाहिए। यानी कि हम कह सकते हैं कि जो इलेक्ट्रॉन का फ्लो है वो नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ होना चाहिए। और कौन से चार्जेस है जो करंट कॉन्स्टिट्यूट करते हैं? भैया दरअसल करंट कॉन्स्टिट्यूट करते हैं कौन? नेगेटिव चार्जेस, इलेक्ट्रॉन्स। भैया कंडक्टर में तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ना, पॉजिटिव चार्जेस तो फ्लो नहीं करते। लेकिन फिर हम करंट की डायरेक्शन को पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल की तरफ क्यों मानते हैं? इसी को हम कहते हैं कन्वेंशन। ज्यादा आसान ये होता कि जिसने भी इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज माना था, अगर उसने इलेक्ट्रॉन पे पॉजिटिव चार्ज माना होता और कह लो कि प्रोटॉन पे नेगेटिव चार्ज माना होता, तो आज हमारी जिंदगी थोड़ी आसान होती। तो बेटा कन्वेंशनल करंट, क्योंकि हमें पता है कि जो करंट है वो हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ जाना चाहिए। बैटरी की हाई पोटेंशियल पॉजिटिव टर्मिनल इंडिकेट करती है और लो पोटेंशियल नेगेटिव टर्मिनल इंडिकेट करती है। तो करंट को तो पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल की तरफ जाना होगा। लेकिन इलेक्ट्रॉनिक करंट
यानी जो रियल डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो ऑपोजिट है, ठीक है। तो कन्वेंशनल करंट क्या होती है बेटा, बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल की तरफ, ये कन्वेंशनल करंट की डायरेक्शन है। लेकिन जो इलेक्ट्रॉनिक करंट है यानी कि इलेक्ट्रॉन का फ्लो, जो इलेक्ट्रॉन का फ्लो है वो नेगेटिव से पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ है। आई बात समझ में, इतनी बात क्लियर हो गई। पर ये जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी है ये कैसे बच गई बेटा, जब भी हम कहते हैं करंट, जहां भी हम यूज कर रहे हैं, जब भी हम करंट का यूज कर रहे हैं तो हम ना फ्लो कह रहे हैं, फ्लो ऑफ चार्जेस। बार बार ये बात करी जा रही है, फ्लो ऑफ चार्जेस, ये बार बार बात करी जा रही है। क्या चार्ज एक्चुअली फ्लो कर सकता है? अगर ये कंडक्टिंग वायर है, यहाँ एक इलेक्ट्रॉन रखा हुआ है, क्या इलेक्ट्रॉन यहां से उठ के यहां जा सकता है? सोचो, आंखें बंद करो, आंखें बंद करी, 5 सेकंड आंखें बंद कर लो, कर ली। अब सोचो, क्या ये इलेक्ट्रॉन यहां से आ जा सकता है? भैया अगर रास्ते में कुछ ना हो, कुछ भी ना हो, आपने कभी सड़क पे गाड़ी चलाई होगी, चलाई है ना? और जब बहुत सारी गाड़ियां होती हैं तो क्या आपका सीधा फिर आप ऐसे ये मोड़ के कटा के निकलते हो? क्योंकि वहां पे इतना क्राउड है, आप सीधे जा कैसे सकते हो? अब जरा घुसो, कंडक्टर के अंदर घुसो। भैया कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रॉन्स की तो भाड़ है, भाड़, बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं। उसके बाद बहुत सारे पॉजिटिवली चार्ज्ड आयन्स है, क्योंकि भैया जिनको इलेक्ट्रॉन ने छोड़ के बाहर निकला वो एटम तो अब पॉजिटिव आयन बन गए ना, तो वो पॉजिटिव आयन इस इलेक्ट्रॉन को इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगा रहे होंगे। कितने सारे फोर्सेस लग रहे हैं, एक गिवन इलेक्ट्रॉन पे कितने सारे इलेक्ट्रॉन्स रिपल्सिव फोर्स लगा रहे हैं, कितने सारे आयन्स अट्रैक्टिव फोर्स लगा रहे हैं। वो बेचारा इलेक्ट्रॉन सीधा जा कैसे सकता है? सीधा जा कैसे सकता है? नहीं जा सकता ना। इसका मतलब क्या कोई गारंटी ले सकता है कि मान लो एक इलेक्ट्रॉन यहां था, क्या कोई गारंटी ले सकता है कि ये इलेक्ट्रॉन यहां तक पहुंच पाएगा? कोई गारंटी ले सकता है? हो सकता है वो ये टकराया वापस आ गया इस रास्ते। क्या कोई गारंटी ले सकता है कि इलेक्ट्रॉन यहां पहुंच पाएगा? तो इसकी गारंटी कोई नहीं ले सकता। फिर हम कैसे कह देते हैं कि फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन इज करंट? इस डेफिनेशन का क्या मतलब हुआ? ये बचपन से हमें झूठ पढ़ाया जा रहा है, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, फ्लो ऑफ चार्ज कॉन्स्टिट्यूट्स करंट, ये तो झूठ पढ़ाया जा रहा है। अब करंट क्या है इसको समझो, एग्जैक्टली करंट क्या है इसको हम समझेंगे। हाँ तो बेटा अपन लेते हैं खाली अपना एक फ्री इलेक्ट्रॉन, ये गया इधर, फिर ये इधर गया, फिर ये इधर, ऐसा जाता। पहला केस, कोई इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई नहीं करी गई थी, नो इलेक्ट्रिक फील्ड वाज अप्लाइड। हमने इलेक्ट्रॉन को माना है बेटा नेगेटिव चार्ज, ठीक है, तो फोर्स इस पे क्या लगेगा? ऑपोजिट, है ना। इलेक्ट्रिक फोर्स जो है इसके ऊपर ऑपोजिट लगेगा। अब क्या होगा, जैसे ही इलेक्ट्रिक फील्ड, सेकंड केस, इलेक्ट्रिक फील्ड नॉट इक्वल टू 0, कंडक्टर की लेंथ के अक्रॉस हमने ये सेल या बैटरी लगा दी, ठीक है, और अब इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर दी, ठीक है। तो जो सेकंड केस होगा बेटा, उसमें क्या होगा, इस इलेक्ट्रॉन को यहां पहुंचना था पर धक्का लगा, पाथ थोड़ा छोटा, यहां पहुंचना था पर धक्का लगा, थोड़ा पीछे की तरफ लगा था ना, धक्का पीछे की तरफ लगा, पीछे यहां पहुंचा, ठीक है। करते 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 ये यहीं रह गया। इसको ए से शुरू होके जाना था कहां तक? बी तक। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होती, एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, पर प्रेजेंस में कहां तक पहुंचा? सी तक, ठीक है। बी से सी छोटा सा लैप्स आ गया ना, बी से सी छोटा सा लैप्स आ गया डिस्प्लेसमेंट में, पोजीशन थोड़ी पीछे रहेगी। कह सकते हो कि इस इलेक्ट्रॉन को थोड़ा ओवरऑल एवरेज एक पीछे का धक्का लगा, थोड़ा पीछे रह गया। पर ऐसे कंडक्टर में भैया कितने इलेक्ट्रॉन है? सिर्फ 1 मिलीमीटर क्यूब में, 1 मिलीमीटर क्यूब में 10 की पावर 20 के आसपास इलेक्ट्रॉन है, इससे भी ज्यादा होंगे। ओनली 1 मिलीमीटर क्यूब में 10 की पावर 18, 20 ऐसे कुछ इलेक्ट्रॉन रहे होंगे किसी कंडक्टर में एवरेज। भैया इसका मतलब ये हुआ, समझना बात को जो मैं समझा रही हूं, कि एक साथ
1 करोड़ लोग, 1 करोड़ क्या मतलब ये 10 की पावर 20 है बेटा, 1 करोड़ में तो 7 जीरो होते हैं, ठीक है, बहुत सारे करोड़ करोड़ लोग, ठीक है, बहुत सारे लोग, और उन सब के ऊपर एक साथ एक बराबर का धक्का लगे। इमेजिन करो, आंखें बंद करके इमेजिन करो, इतने सारे लोग और सबके ऊपर एक साथ धक्का लगा, तो वो जो धीरे का धक्का है वो जोर का झटका देगा। ये झटका जो है, ये झटका है करंट, ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी आता है बेटा, ये क्वेश्चन भी आता है, ये क्वेश्चन भी आता है, लेकिन इस क्वेश्चन के बारे में थोड़ा अभी और जानेंगे। मैं लिख दे रही हूं फिलहाल क्वेश्चन कि द मैग्नीट्यूड ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी, the magnitude of drift velocity is so small, then why large current is experienced। ये क्वेश्चन है, इसका जवाब अभी हम बहुत जल्दी देने वाले हैं। तो बेटा ध्यान से समझना, जैसे ही इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर दी, जैसे ही इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर दी, बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स पे एक साथ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इन द ऑपोजिट डायरेक्शन ऑफ फील्ड लगेगा, इन द ऑपोजिट डायरेक्शन ऑफ फील्ड लगेगा। बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स एक साथ पीछे की तरफ ड्रिफ्ट होंगे। क्या होंगे? ड्रिफ्ट होंगे। इसीलिए जिस वेलोसिटी के साथ, जिस एवरेज वेलोसिटी के साथ ये सारे ड्रिफ्ट हुए, उसी को हम ड्रिफ्ट वेलोसिटी कहते हैं, उसी को हम ड्रिफ्ट वेलोसिटी कहते हैं। और इसकी अब डेरिवेशन समझ लो, ठीक है। हाँ तो बच्चा पार्टी, इनिशियली क्या था? कंडक्टर था, ठीक है। कंडक्टर में किसी एक गिवन क्रॉस सेक्शन को ले लो, किसी एक गिवन क्रॉस सेक्शन को ले लो, इसमें जितने चार्जेस, ठीक है, प्लस एक्स की तरफ गए, उतने ही चार्जेस कह लो कि माइनस एक्स की तरफ गए। कोई करंट था नहीं, तो कोई नेट फ्लो ऑफ चार्जेस है नहीं फॉर अ गिवन क्रॉस सेक्शन। मान लो n इलेक्ट्रॉन्स थे, लेट n इलेक्ट्रॉन्स थे, ठीक है, और इनकी जो इनिशियल स्पीड है, इनिशियल स्पीड जो थी वो u1, u2, u3, un रिस्पेक्टिवली ऐसे थी, ये इतनी स्पीड थी। कोई नेट फ्लो है नहीं, मतलब कि u1 प्लस u2 प्लस u3 प्लस un, ठीक है, डिवाइडेड बाय n, कैपिटल n नंबर ऑफ, क्योंकि छोटा n नंबर डेंसिटी के लिए यूज होता है, तो इसलिए कैपिटल n इलेक्ट्रॉन्स थे, ठीक है। इसको अपन ने लिख दिया इनिशियल वेलोसिटी, और ये एवरेज है बेटा, ये सारी वेलोसिटी का एवरेज आ रहा है, इज इक्वल्स टू कितना आएगा? ये 0। कितना आएगा? 0 आएगा। इसको ऐसे भी लिख सकते हो, समेशन ui वेयर i इज इक्वल्स टू 1 to n, कितना आ रहा है बेटा? 0 आ रहा है, ठीक है, इनिशियली। आ रही बात समझ में? ये अपना था इनिशियली, ठीक। यहाँ पे इनिशियली का मतलब कि इलेक्ट्रिक फील्ड अपन ने अप्लाई नहीं करा था, ठीक है। अब क्या हुआ? नाउ इसके अक्रॉस अपन ने ये सेल लगा दी, इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर दी, ठीक है। हर एक इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी बदल गई, वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स रिस्पेक्टिवली हो गई कितनी? v1, v2, v3, vn। ये वेलोसिटी क्या है? ये हर एक इलेक्ट्रॉन की ड्रिफ्ट वेलोसिटी है। तो यहाँ पे ये टर्म ड्रिफ्ट वेलोसिटी आना चाहिए, ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो एवरेज ड्रिफ्ट वेलोसिटी को कैसे लिखा जा सकता है? एवरेज ड्रिफ्ट वेलोसिटी को vd लिख देते हैं, ठीक है। ये हो जाएगा v1 प्लस v2 प्लस v3 करते करते vn बाई n इलेक्ट्रॉन्स थे। इसको आप क्या लिख सकते हो? बेसिकली समेशन vd लिख सकते हो, i इक्वल्स टू 1 to n। यहाँ पे ये कैपिटल n था, ठीक है। आ रही बात समझ में?
ये हमने एवरेज के फॉर्म में लिखा है बेटा, ताकि आपको सिंपल तरीके से समझ में कंफ्यूजन ना हो। हमको पता है वी नो दैट इन जनरल किसी एक पार्टिकल के लिए लिखा जाता है तो v इज इक्वल्स टू यू प्लस ए टी लिखा जाता है, ठीक है। हियर यहाँ पे हम इसको लिख सकते हैं, v का मतलब ड्रिफ्ट वेलोसिटी जो अपनी एवरेज ड्रिफ्ट वेलोसिटी है, u मतलब जो आपकी एवरेज इनिशियल वेलोसिटी थी, ठीक है, प्लस ए टी। बेटा ये तो जीरो है, ये तो जीरो है, तो प्लस ए टी, ये हो गई एवरेज ड्रिफ्ट वेलोसिटी। अच्छा, ऑल्सो अपन को पता है कि अगर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स चार्ज पे लगा तो वो एक्सेलरेट करेगा, तो अपन लिख सकते हैं एम ए बराबर माइनस ई ई। माइनस समझाऊं भैया, इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज होता है, तो एक्सेलरेशन कितना हो गया माइनस ई ई बाय एम, ठीक है। तो यहाँ पे अपन लिख सकते हैं ये जो अपनी एवरेज ड्रिफ्ट वेलोसिटी है इसको लिख सकते हैं कितना, माइनस ई ई बाय एम टी, ठीक है। टी को टाउ से रिप्लेस कर सकते हो, आपकी एनसीईआरटी में टाउ सिंबल दिया हुआ है, तो एवरेज ड्रिफ्ट वेलोसिटी को माइनस ई ई बाय एम टाउ लिखा जा सकता है, ठीक है, माइनस ई ई बाय एम टाउ लिखा जा सकता है, जहां पे वेयर टाउ को बोला जाता है रिलैक्सेशन टाइम। क्या बोला जाता है, रिलैक्सेशन टाइम। रिलैक्स करने का मतलब है इलेक्ट्रॉन बेचारा धक्के खाता हुआ जा रहा है, इधर उधर जा रहा है और किसी से भी टकरा जा रहा है, वो स्पेसिफिक डिस्टेंस जो उसने बिना टकराए हुए कवर किया, वो स्पेसिफिक डिस्टेंस जो उसने बिना टकराए हुए कवर किया। आप मीन फ्री पाथ पढ़ा होगा आपने, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस क्लास 11, भूल गए तो रिफ्रेश कर लो। अगर एक हवा का मॉलिक्यूल है और यहाँ पे प्रेजेंट है भैया, वो इधर जा रहा उधर जा रहा, वो सबसे टकरा रहा, ठीक है। तो कुछ ऐसे हिस्से हैं उसकी जर्नी के जो उसने बिना टकराए हुए कवर करे, ठीक है, उसको हम कहेंगे फ्री पाथ। तो एक लैम्डा 1 फ्री पाथ हो गया, लैम्डा 2 फ्री पाथ हो गया, लैम्डा 3 फ्री पाथ हो गया, ऐसे सारे फ्री पाथ को जोड़ के n से डिवाइड कर दो, नंबर ऑफ सक्सेसिव कोलिजन्स कितनी बार टकराया उससे डिवाइड कर दो, तो आपको एक मीन फ्री पाथ मिलता है। और ये मीन फ्री पाथ उसने कितने समय में कवर किया, इलेक्ट्रॉन के लिए उसको हम रिलैक्सेशन टाइम कहेंगे। बिना टकराए हुए जितना समय इसने व्यतीत करा, स्पेंड करा, वो इसका रिलैक्सेशन टाइम है। इसका मतलब फिर से समझ लो, इस फिगर में जैसे कि ये जो इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, ये लगभग यहां से यहां तक बिना टकराए हुए गया, ये टाउ 1 हो गया, यहां से यहां तक बिना टकराए हुए गया टाउ 2 हो गया, ठीक है। तो टाउ क्या हो जाएगा बेटा, टाउ 1 प्लस टाउ 2, ठीक है, टाउ n बार टकराया होगा बाय n। समझ आ गया रिलैक्सेशन टाइम का कॉन्सेप्ट? हाँ तो बच्चा वाड़ी, तो यहाँ पे आ गए अपन ड्रिफ्ट वेलोसिटी की इक्वेशन अपन ने एक तो निकाल ली, एक्सेलरेशन टाइम्स टाउ और एक्सेलरेशन का फॉर्मूला पुट कर दिया। कई बार क्वेश्चन आता है कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी और करंट को कैसे एक्सप्रेस किया जाए, ठीक है, ये आता है। इसको सिंपली कैसे लिखा जा सकता है, बार बार ये बार लगाना, बार बार ये बार और डी लगाना मुश्किल हो सकता है, ठीक है। तो हम क्या कर रहे हैं, ये जो v बार और ds को सिंपली v लिख देते हैं, आसान हो जाएगा बार बार सॉल्व करना। तो जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी है उसको अपन लिख सकते हैं v इज इक्वल्स टू माइनस ई ई बाय एम टाउ। आप ये भी मान सकते हो कि जो ड्रिफ्ट हो रहा है वो फील्ड के ऑपोजिट डायरेक्शन में हो रहा है, ठीक है बेटा, ओके। अब तो ये रहा अपना कंडक्टर, ये बहुत टाइनी कंडक्टर है, ठीक है, वेरी टाइनी कंडक्टर, ये बहुत छोटा बहुत टाइनी कंडक्टर है। इसका जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है उसको ए बोल दिया। इतना टाइनी है कि इलेक्ट्रॉन बस यहां से यहां तक गया तो ये एक ही बार टकरा, यहाँ पे किसी से टकराया होगा और फिर यहाँ पे टकरा रहा है। सो ये जो आपको लेंथ दिख रही है ना, ये लेंथ एक्चुअली इलेक्ट्रॉन का मीन फ्री पाथ रिप्रेजेंट कर रही है, ठीक है।
ये जो लेंथ है डेल्टा एक्स है मान लो, अब मीन फ्री पाथ में जब वो गया था तो वो ड्रिफ्ट वेलोसिटी के साथ गया था, ठीक है। तो भैया डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, वेलोसिटी इनटू टाइम, वेलोसिटी इनटू टाइम, ठीक है, ओके। ध्यान से देखते जाना, अगर मैं आपसे पूछूं कि इसमें सपोज आई करंट फ्लो करता है ना, ये अक्रॉस जो है इतने छोटे से कंडक्टर में करंट कितना है बेटा, आई। अपन ने एक चीज पढ़ी है, सिंपल है, पढ़ी कैसे याद रखो, नेवर क्विट, बहुत सिंपल सा फॉर्मूला है, नेवर क्विट, नहीं करना चाहिए ना, है ना। तो इसमें आपको एन ई उठाना है, इसमें आपको क्यू उठाना है, आई टी। हम कह रहे हो कि मैम क्या बच्चों जैसी चीज बता रहे हो, भूल जाते हैं यार, कई लोग भूल जाते हैं कि टी ऊपर आना था नीचे आना था, खैर कोई नहीं। तो आपको याद रखना है क्या, एन ई, ठीक है, इज इक्वल्स टू क्यू इज इक्वल्स टू आई इंटू टी। ये तो क्वांटाइजेशन है, आपको पता है, क्यू इज इक्वल्स टू एन, ये तो क्वांटाइजेशन हो गया, और आई टी आपको पता है भैया, करंट इलेक्ट्रिसिटी में आपने पढ़ा ही है ना, ओके। अब देखते जाओ बेटा, जो जो मैं आपको बताने जा रही हूँ। सबसे पहले तो अगर मैं आपसे पूछूं भैया एन क्या है, एन है टोटल नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स, टोटल नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स। तो नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम को ऐसे लिखा जाता है, ये एन क्या है, ये है नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम, ये क्या है, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम। तो बेटा यहां से आप ये कैपिटल एन को छोटा एन इंटू वी लिख सकते हो, इसको लिख सकते हो छोटा एन, क्योंकि ये नंबर डेंसिटी क्या होती है, कांस्टेंट वैल्यू है, ये कांस्टेंट वैल्यू है फॉर गिवन मटेरियल, फॉर गिवन मटेरियल एट कांस्टेंट टेम्परेचर, ठीक है। सो एन इज इक्वल, तो वी क्या होता है बेटा, इसके लिए आप लिख दोगे ए इंटू डेल्टा एक्स, लेंथ ऑफ द कंडक्टर, लेंथ ऑफ द कंडक्टर, ठीक है, इंटू क्रॉस सेक्शनल एरिया, इसको आप लिख दोगे एन ए डेल्टा एक्स को वी इंटू टी, ठीक है, कुछ नहीं, यही था बस। अब देखो यहाँ पे एन की जगह क्या लिख रहे हो, एन की जगह क्या लिख रहे हो, छोटा एन ए वी टी, देख लो भैया, देख लो अच्छे से, पहले इसको देख लो, बोर्ड निहार लो, समझ लो, है ना। इज इक्वल्स टू, अरे ये ई रह गया, ये ई लिख दिया यहाँ पे, ये ई लिख दिया, ठीक है, आई इंटू टी, कहानी खत्म, रिलेशन निकालना था ना, लो टी से ये टी कट गया, कट गया, तो आपको मिला आई इज इक्वल्स टू वी ए एन ई। करंट का ड्रिफ्ट वेलोसिटी के साथ क्या रिलेशन होगा, यहां से जितने फॉर्मूले बनते हैं सबके सब बेहद इंपॉर्टेंट है। कई बार आपको एनसीईआरटी के एग्जाम्पल सॉल्व करोगे, ड्रिफ्ट वेलोसिटी निकालनी होती है, आई दिया होता है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन दिया होता है, नंबर डेंसिटी, ये सब दिया होता है। तो v इज इक्वल्स टू आई बाई एन, v इक्वल्स टू आई बाई एन, यहाँ से ड्रिफ्ट वेलोसिटी निकल आएगी, ठीक है, आ गई ड्रिफ्ट वेलोसिटी। इसके बाद इसको ऐसे भी लिख सकते हो, ड्रिफ्ट वेलोसिटी आई बाई ए क्या है बेटा, आई बाई ए क्या है, जे, तो जे बाई एन ई, ये भी लिखा जा सकता है, ऐसे भी लिख सकते हैं इसको, J इज इक्वल्स टू वी ई एन, J इज इक्वल्स टू वी ई एन, ठीक है। देख लो बेटा, ये फॉर्मूला चार्ट है छोटा मोटा, है ना, अच्छे से इसको डिराइव करना है, ये आया हुआ है सीबीएसई के 10 इयर्स के पेपर में, ये दोनों डेरिवेशन आए हुए हैं करने को, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अभी तो कहानी खत्म नहीं हुई, अभी और बाकी है बेटा, और बाकी है कहानी अपनी, हाँ जी। अब देखते जाओ, अपन ने पढ़ा था ऑल्सो E इज इक्वल्स टू रो जे, पढ़ा था, E इज इक्वल्स टू रो जे पढ़ा था, है ना, ओके। अगर अपन यहां देखें बेटा, तो इस इक्वेशन को ऐसे भी लिखा जा सकता है, अच्छा और भी अच्छे से देख लो, कोई बात नहीं, ये अपन ने लिखा I इज इक्वल्स टू वी ए एन ई, है ना, E इज इक्वल्स टू रो जे में
ये ए यहाँ देखो, यहाँ से आप निकाल लोगे जे क्या आ जाएगा, जे आ जाएगा ई बटा रो, ई बटा रो आ गया। ठीक है, चाहे तो यहां लगा लो ये इक्वेशन जहां लगानी है। जे की जगह पे क्या लिखा आपने, ई बटा रो लिख दिया, तो ई बटा रो आ गया वी ई एन के बराबर आ गया। अच्छा, और थोड़ी देर पहले बेटा, थोड़ी देर पहले अपन ने पढ़ा था, अरे रे रे रे, थोड़ी देर पहले अपन ने पढ़ा था ड्रिफ्ट वेलोसिटी का जो मैग्नीट्यूड होगा वो ई बाय एम, यहाँ पे टी लेकर चल रहे हैं तो टाउ की जगह टी ले लो, पढ़ा था ये, है ना। तो अब देखते जाओ, यहाँ पे ई जे की जगह ई बाय रो लिख दिया, वी ई एन था, इसको लिख सकते हैं ई बाय रो बराबर वी की जगह पे ई कैपिटल ई बाय एम। ठीक है, ये टी लिख लो या टाउ लिख लो, जो लिखना है। एनसीईआरटी में टाउ लिखा हुआ है, बस ये याद रखना। ठीक है, ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी की इक्वेशन, यहाँ पे ई है, यहाँ पे एन है। देखो ये तो बड़ा वाला जो ई है ये कैंसिल हो जाएगा, ये कट गया। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है बेटा, बहुत ही ज्यादा, बेहद इंपॉर्टेंट। जब यहां से तुम रो बोले तो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस निकालोगे, ये आ जाएगा ऊपर एम, नीचे देखो ई स्क्वायर आ रहा है, नीचे क्या आ जाएगा ई इंटू ई स्क्वायर, एन आ रहा है। ठीक है, और ये रेसिप्रोकल कर रहे हो तो जो भी ऊपर है वो नीचे आ जाएगा। ठीक है, अच्छे से देख लो क्या हुआ। J इक्वल्स टू वेन आया, J की जगह पे E बाय रो रख दिया, E बाय रो रखा, VEN बचा, V की जगह पे E बाय एम टाउ, E बाय एम टाउ रख दिया, और EN पहले से था, E मिलके E स्क्वायर हो गया और N टाउ, तो E स्क्वायर N टाउ रेसिप्रोकल करोगे नीचे आ जाएगा और M ऊपर आ जाएगा। ये रेजिस्टिविटी की इक्वेशन है, और इसी से अगर आप एक इक्वेशन बना दो, 1 बाय रो क्या होता है, कंडक्टिविटी होती है, तो यहां से कंडक्टिविटी की इक्वेशन आ जाएगी। कंडक्टिविटी क्या आ गई बेटा, ई स्क्वायर एन ऊपर, नीचे एम, और यहाँ पे ये टी। ये दोनों रिलेशन काफी इंपॉर्टेंट है, काफी इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है। इसकी इंपॉर्टेंस क्या है वो भी अभी जानेंगे हम। ठीक है, तो अभी हमने क्या क्या रिलेशन पढ़े हैं, ठीक है, जो जो फॉर्मूले पढ़े एक बार वो लिख लेते हैं, है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है, शुरुआत यहीं से होती है। ठीक है, बाकी जो पहले से आपको पता थे, V इज इक्वल्स टू आई आर, R इज इक्वल्स टू रो एल अपॉन ए, G इज इक्वल्स टू 1 बाई आर, सिग्मा इज इक्वल्स टू 1 बाई रो, ये पहले से पता थे, प्रीवियसली नोट। ये अभी अपने इस चैप्टर में जो है डिराइव करें। उसके बाद ड्रिफ्ट वेलोसिटी माइनस ई बाय एम टाउ, माइनस साइन ड्रॉप कर सकते हो मैग्नीट्यूड लेते टाइम। उसके अलावा I इज इक्वल्स टू VANE, उसके अलावा J इज इक्वल्स टू VEN। ठीक है, उसके अलावा रो इज इक्वल्स टू ई स्क्वायर एन टी बाय एम, और इसी का रेसिप्रोकल कर दोगे तो सिग्मा आ जाएगा, अरे उल्टा कर दिया सॉरी, एम अपॉन ई स्क्वायर एन टी, और इसी का उल्टा कर दोगे तो ई स्क्वायर एन टी बाय। तो ये फॉर्मूले जो है बेटा इस चैप्टर में आपने ये फॉर्मूले पढ़ लिए, अच्छे से देख लो इन फॉर्मूलों को। अब मैंने आपको जब बताया था फैक्टर्स अफेक्टिंग रेजिस्टेंस, तो मैंने आपको बताया था उसमें टेम्परेचर पे तो डिपेंड करता है, पर जब आप लिखते हो R इज इक्वल्स टू रो एल अपॉन ए, वो लिखते टाइम वहां टेम्परेचर मेंशन नहीं करते, क्योंकि वहां पे टेम्परेचर कांस्टेंट लेकर चल रहे होते हो, है ना। बट अदरवाइज टेम्परेचर पे रेजिस्टिविटी डिपेंड कैसे करती है, तो 3 कैटेगरी में मटेरियल को डिवाइड करके पूछा जाता है। ठीक है, कि प्लॉट रो वर्सेस टेम्परेचर ग्राफ, रो वर्सेस टेम्परेचर ग्राफ को प्लॉट किया जाए किस किस के लिए, नंबर 1 प्योर मेटल्स के लिए, ठीक है, नंबर 2 प्योर मेटल्स के बाद किसके लिए प्लॉट किया जाए, अलॉयज के लिए, नंबर 3 सेमीकंडक्टर्स के लिए। और ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, CBSE और नीट दोनों के लिए,
सीबीएसई और नीट दोनों के लिए ये इंपॉर्टेंट है ग्राफ। देखो बेटा, टेम्परेचर और रो, टेम्परेचर और रो, टेम्परेचर और रो, रो का फॉर्मूला लिख दें यहाँ पे कहीं कोने में, ठीक है, m/n E² और T, ठीक है। जाहिर सी बात है यहाँ पे m/E² बेटा ये तो कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट है, तो आप लिख सकते हो रो प्रोपोर्शनल टू 1/n/T। ये फॉर्मूला डिफाइनिंग फॉर्मूला है, ठीक है। अब देखो, अगर बात करी जाए प्योर मेटल्स की, किसकी, प्योर मेटल्स की बात करी जाए, जैसे कॉपर ले लो, कॉपर ले लो, कॉपर का ग्राफ आ जाता है कई बार, ठीक। तो प्योर मेटल्स में क्या होता है, जब आप टेम्परेचर बढ़ा रहे होते हो, टेम्परेचर को आप बढ़ा रहे हो, तो टेम्परेचर बढ़ाने के बाद देखो n पे ज्यादा सिग्निफिकेंट फर्क नहीं आता, n सिग्निफिकेंटली चेंज नहीं होता, ठीक है। यहां लिख सकते हो नो सिग्निफिकेंट चेंज, छोटा n नंबर डेंसिटी पे कोई सिग्निफिकेंट चेंज नहीं होता अगर आप टेम्परेचर बढ़ाओ तो, किसके लिए, प्योर मेटल्स, कॉपर के लिए। बट आपको पता है, मैंने पहले ही बताया कि काइनेटिक एनर्जी जो है ना, इलेक्ट्रॉन्स जो फ्री बढ़ जाएगी, उनके सक्सेसिव कोलिजन्स बढ़ जाएंगे। पहले मतलब ऐसे हाइपोथेटिकल डेटा 10 कोलिजन से अब 100 हो गए, तो जब नंबर ऑफ कोलिजन बढ़ गए तो जो रिलैक्सेशन टाइम था वो बहुत कम हो जाएगा, वो रिड्यूस हो जाएगा। अब देखो रिलैक्स, ये यहाँ पे कोई चेंज नहीं आया, एन पे ज्यादा कोई चेंज नहीं आया, पर टी रिड्यूस हो गया। टी क्या हो गया, डिक्रीज हुआ है, टी सिग्निफिकेंटली डिक्रीज हुआ है, टी में सिग्निफिकेंटली डिक्रीज आया है, तो रो इनवर्सली प्रोपोर्शनल इंक्रीज हो जाएगा। तो ठीक है, ऐसा कुछ, ठीक है, ऐसा कुछ। जीरो तो होता नहीं है, रेजिस्टिविटी कभी जीरो होती नहीं है परफेक्टली, है ना, तो ऐसा बनता है। ये देखो अपवर्ड पैराबोला बन रहा है, क्योंकि रेजिस्टिविटी जो है काफी सिग्निफिकेंटली इंक्रीज होती है टेम्परेचर के साथ प्योर मेटल्स के केस में, ठीक है। एलॉयज में बहुत स्लो इंक्रीज होता है, एलॉयज में बहुत स्लो इंक्रीज होता है, ठीक, इंक्रीज होता है, काफी स्लो इंक्रीज है। और इस पर भी काफी क्वेश्चन आते हैं कि एलॉयज को स्टैंडर्ड रेजिस्टर्स बनाने के लिए प्रेफर किया जाता है। जो आपको पता है कि भैया हमें ना जो डिजिटल सर्किट बनाने होते हैं उसमें कुछ रेजिस्टर्स की जरूरत पड़ती है, तो वो रेजिस्टर्स किस मटेरियल के बनाए जाते हैं, तो आमतौर पे वहां पे एलॉयज को यूज किया जाता है। आप लैब में जाओगे, फिजिक्स लैब में, मीटर ब्रिज की वायर एलॉय होती है, रेजिस्टेंस बॉक्स के अंदर की वायर एलॉय है, पोटेंशियोमीटर की वायर एलॉय है, रियोस्टैट की वायर एलॉय है, मैंगनीज, नाइक्रोम, ये बार बार यूज किए जाते हैं टर्म्स। तो ये एलॉयज क्यों यूज किए जाते हैं, सवाल आता है, ठीक है, क्योंकि अब देखना बड़े ध्यान से, एलॉयज की रेजिस्टिविटी टेम्परेचर के साथ बहुत ज्यादा स्लोली इंक्रीज कर रही है, और इसके स्लो इंक्रीज होने की वजह से क्या होता है वो हम समझेंगे। फिर अभी सेमीकंडक्टर्स पे आते हैं। ये थे अपने एलॉयज, ये थे एलॉयज, बुक में नाइक्रोम का दिया हुआ एग्जाम्पल, एनसीईआरटी में। सेमीकंडक्टर की अगर बात करी जाए तो सेमीकंडक्टर में भैया फ्री इलेक्ट्रॉन है ही नहीं, मतलब बहुत ही कम है। तो टेम्परेचर बढ़ने पे सबसे पहले तो फ्री इलेक्ट्रॉन बढ़ेगा, फ्री इलेक्ट्रॉन एन इंक्रीज होगा, यहाँ पे टेम्परेचर बढ़ेगा तो एन इंक्रीज होगा, किसमें, सेमीकंडक्टर में, और रेजिस्टिविटी एन पे इनवर्सली ये इंक्रीज हुआ तो डिक्रीज हुई। तो सेमीकंडक्टर में उल्टा केस है, ऐसा जाता है। ये तीनों ग्राफ बेटा बेहद इंपॉर्टेंट है, बहुत जरूरी है, याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको अच्छे से एकदम नोट कर लो, तबियत से नोट कर लो, दिल में जिगर में बसा लो, ठीक है। जो जो पढ़ाया है अच्छे से नोट्स बना लेना, है ना, बोला था ना एकदम स्मार्ट नोट्स शेयर करने आपको। हो गया, देख लिया तबियत से, निहार लिया बोर्ड को, चलें फिर आगे, है ना। अब आपने क्लास 11th में, क्लास 11वीं 11th में कुछ पढ़ा होगा आपने, जैसे एक कंडक्टिंग वायर है, T1 टेम्परेचर पे रखी है, इसको गर्म करते हैं, ठीक है। तो T1 से जो टेम्परेचर है बढ़ के T2 हो गया, पर T2 जब टेम्परेचर होता है तो इसकी लेंथ भी बढ़ जाती है। तो ओरिजिनल लेंथ मान लो L1 थी, और अब जो बढ़ी हुई लेंथ है वो L2 है, ठीक है। एक फैक्टर पढ़ा था आपने अल्फा, ठीक है,
इसको आप लीनियर कोफिशिएंट कहते थे, हालांकि ये क्या है, ये थर्मल कोफिशिएंट है ना, ये क्या है, हीट बढ़ाने से, टेम्परेचर बढ़ाने से लेंथ में चेंज आ रहा है, तो इसको बोला जाता है थर्मल कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन, थर्मल कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन। ऐसे बीटा पढ़ा था अपन ने, गामा पढ़ा था, अल्फा बीटा गामा का रेशियो 1:2:3 पढ़ा था, है ना, 11th में पढ़ा था। अच्छा, यहाँ पे एक और चीज पढ़ी थी आपने, अगर L2 माइनस L1 करें, भैया कितनी लेंथ में इंक्रीज हुई है, मान लो डेल्टा L अमाउंट से लेंथ इंक्रीज हो जाता है, तो डेल्टा L अमाउंट से जो लेंथ इंक्रीज हुआ है ना, वो डेल्टा L कह लो, ये प्रोपोर्शनल होता है ओरिजिनल लेंथ के L1 के। L2 माइनस L1 प्रोपोर्शनल होता है चेंज इन टेम्परेचर T2 माइनस T1 के। लेकिन हमने ये पढ़ा है कि रेजिस्टेंस और इन सबको जब आप कंबाइन कर देते हो, इनको आप कंबाइन करते हो तो आपको मिलता है जो डेल्टा L है ये प्रोपोर्शनल है, ठीक है, ओरिजिनल लेंथ L1 के और डेल्टा T के, ठीक है। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, डेल्टा L इक्वल टू, अब यहाँ पे अल्फा आ जाएगा, ये अल्फा L1 डेल्टा T, ये आपने क्लास 11th में पढ़ा है, ठीक है, ये पढ़ा है क्लास 11th में। अब भैया रेजिस्टेंस जो है वो लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, रेजिस्टेंस क्या है, लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, तो डेल्टा L को ड्रॉप करो, डेल्टा R लिख दो, इजी को, लेंथ बढ़ेगी तो रेजिस्टेंस बढ़ता है ना भैया, लेंथ बढ़ेगी तो रेजिस्टेंस बढ़ेगा, है ना। तो डेल्टा L को लिख सकते हो कैसे, अल्फा R1 डेल्टा T, जहां पे R1 क्या है, इनिशियल रेजिस्टेंस है, इनिशियल रेजिस्टेंस है, ठीक है। और इसी को आप डेल रो के फॉर्म में अल्फा इनिशियल, अब देखो 1 को ड्रॉप भी कर सकते हो, लेट R1 को R मान लो, ठीक है, ऐसा भी लिख सकते हो, ओहो अल्फा रो डेल्टा T, ठीक है, रो इनिशियल रेजिस्टिविटी है, इनिशियल रेजिस्टिविटी, काफी काम का फॉर्मूला है, इसके ऊपर अगले लेक्चर में अपन सवाल करने वाले हैं, काफी अच्छे अच्छे सवाल करेंगे इस फॉर्मूले के ऊपर अगले लेक्चर में, ठीक है। इसको कहेंगे टेम्परेचर डिपेंडेंस, ये जो अपन ने टॉपिक पढ़ा है ये है टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टिविटी, ठीक है, ऑफ रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टिविटी, ये टॉपिक बेटा पढ़ा अपन ने, ये फॉर्मूला अपना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अगर किसी वायर को, कंडक्टिंग वायर गर्म हो जाए, हीट अप हो जाए, लेंथ बढ़ती है, रेजिस्टेंस बढ़ता है, उसको हम कैसे लिख सकते हैं, डेल्टा R चेंज इन रेजिस्टेंस, अल्फा थर्मल कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन, ठीक है, R1 डेल्टा T, या इस तरीके से। अब यहाँ पे समझने वाली बात एक और बहुत खास, जो मैंने आपको बताया था, अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि अल्फा के बारे में पढ़ेंगे बेटा। यहां से चाहो तो आप अल्फा को लिख सकते हो चेंज इन रेजिस्टेंस, ठीक है, डिवाइडेड बाय ओरिजिनल रेजिस्टेंस टाइम्स डेल्टा T, ऐसा लिख सकते हो, या डेल्टा रो बाय ओरिजिनल रेजिस्टिविटी डेल्टा T, ऐसा लिख सकते हो, ठीक है। अब क्या होता है, समझना बात को, ये हो गया आपका अल्फा। अगर मैं बात करूं, आपके पास एक तरफ एलॉय है और एक तरफ मेटल है, ठीक है, सेम लेंथ सेम एरिया, सब कुछ सेम है, सब कुछ सेम है, एक एलॉय ले लो, नाइक्रोम ले लो, और एक कॉपर ले लो। ये दोनों इनिशियली 0 डिग्री सेल्सियस पे रखे थे और अब टेम्परेचर बढ़ा के 10 डिग्री सेल्सियस कर देते हैं, 10 डिग्री से, तो चेंज इन टेम्परेचर भी दोनों का सेम है, लेंथ क्या थी इनिशियली, बराबर थी, चेंज इन टेम्परेचर भी क्या था, दोनों का बराबर था, ठीक है। अब आपको पता है ये चीज, आपको पता है ये चीज कि एलॉयज की रेजिस्टिविटी होती है ज्यादा, ठीक है, एलॉयज की रेजिस्टिविटी होती है ज्यादा, दोनों में सेम चेंज इन टेम्परेचर है, ठीक है, सेम चेंज इन टेम्परेचर है दोनों में, पर फॉर सेम चेंज इन टेम्परेचर एलॉय की लेंथ में ज्यादा फर्क नहीं आता, एलॉय की लेंथ में ज्यादा फर्क नहीं आता। इसका मतलब जो चेंज इन रेजिस्टिविटी है, सॉरी चेंज इन रेजिस्टेंस कहना यहाँ ज्यादा सही होगा,
तो क्योंकि टेम्परेचर इंक्रीज करने के साथ एलॉय में लेंथ में ज़्यादा चेंज नहीं आता, बहुत स्मॉल चेंज आएगा, लेंथ बहुत इनसिग्निफिकेंटली चेंज होती है, तो जो अल्फा वैल्यू है एलॉय का स्मॉल होता है। एलॉय का अल्फा क्या होता है, वैल्यू बेटा स्मॉल होता है। कंपेयर टू करस्पॉन्डिंग प्योर मेटल, अल्फा वैल्यू मेटल का बड़ा होता है कंपेयर टू अलॉय। ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखने वाली बात है। आपके एनसीईआरटी में अल्फा वैल्यू का एक चार्ट, एक टेबल दिया हुआ है, अगर आज उसको स्टडी करो, ऑब्जर्व करो, वेरीफाई करो, तो आपको मिलेगा कि प्योर मेटल्स के कंपैरिजन में एलॉय के लिए अल्फा वैल्यू छोटी है, मेटल्स के लिए, करस्पॉन्डिंग मेटल्स के लिए बड़ी है। मतलब कि अगर हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो एलॉयज की लेंथ में, रेजिस्टेंस में ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, और इसीलिए फॉर द सेम रीज़न, इस रीज़न की वजह से एलॉय को स्टैंडर्ड रेजिस्टर्स में यूज़ किया जाता है। ठीक है बेटा, एलॉय को स्टैंडर्ड रेजिस्टर्स में यूज़ किया जाता है। तो आज के लेक्चर में हमने टेम्परेचर डिपेंडेंस पढ़ी, ठीक है, कि टेम्परेचर पे रेजिस्टिविटी अलग अलग मटेरियल की कैसे डिपेंड करती है, रेजिस्टेंस कैसे डिपेंड करता है, और हमने ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बारे में जाना। ठीक है, एक क्वेश्चन था अभी थोड़ी देर पहले, मैंने आपको बोला था कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी जो होती है, मैग्नीट्यूड उसका काफी कम होता है, छोटा मैग्नीट्यूड का होता है ना, बहुत कम होता है बेटा, 1 मिलीमीटर पर सेकेंड। बताओ 1 या 0.1 मिलीमीटर पर सेकेंड ऐसी वैल्यू आती है आपकी ड्रिफ्ट वेलोसिटी की, बहुत छोटी सी। तो करंट इतना बड़ा क्यों होता है, करंट इतना बड़ा क्यों होता है, बताओ भैया। क्योंकि आपने पढ़ा है J इज इक्वल्स टू VEN, और J मतलब I/A, मतलब ये तो छोटा है पर ये वेरी लार्ज है, ये वेरी लार्ज है, किसके लिए, कंडक्टर्स के लिए। तो जो करंट के बड़े झटके लगते हैं वो छोटे ड्रिफ्ट वेलोसिटी की वजह से नहीं, पर बहुत सारे फ्री चार्जेस पे एक साथ जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी लग रही है, तो ओवरऑल करंट आपको मतलब बड़ा झटका लगता है। तो ये था इसका आंसर। ठीक है बच्चा पार्टी। अब आज के लेक्चर के नोट्स अगर अभी तक आपने नहीं बनाए तो लेक्चर दोबारा देख के रिवाइंड करके देखो, ठीक है, और लेक्चर के नोट्स बना लो। फॉर्मूला बहुत सारे लिखे थे, मैंने कहा था फॉर्मूला चार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, तो फॉर्मूला चार्ट की पूरी डायरी बना लेना। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर टुडे, है ना। आपने उम्मीद से मेरे ज्यादा ही करा है, बार बार आप सवाल भी पूछ रहे हो, पढ़ रहे हो, तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अभी भी थोड़ी कमी है बेटा, है ना, थोड़ी सी कमी है, थोड़ा और अपन को पुश करना है। नीट है, अभी आने में देरी है, जितना समय है उतने में अपन सब संभालेंगे। सो थैंक यू सो मच बच्चा पार्टी, बाय बाय।